हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है 5 जुगाड़ू बहुओं का ससुराल में रोजगार। गांव के किनारे बसा संकटपुर नाम का एक पुराना गांव था, जहां कभी हर घर में रौनक थी, लेकिन अब बस कुछ ही परिवार बचे थे। उसी गांव में था ठाकुर हरिप्रसाद का पुराना हवलदारनुमा घर, 5 बेटे 5 बहुएं। लेकिन बेटों की बेरोजगारी और बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े माता पिता के लिए यह घर एक बोझ सा बन गया था। हरिप्रसाद की 5 बहुएं एक एक करके उसी साल आई थीं, लेकिन उन्हें दहेज की उम्मीदों और चूल्हा चौका के बीच यह महसूस होने लगा कि ये ससुराल नहीं, कोई उजड़ा चमन है। घर में न कोई ढंग की आमदनी, न रोजगार। 5 पति सुबह निकलते और खाली हाथ लौटते। पहली बहू कविता, जो शहर की पढ़ी लिखी थी। दूसरी रेखा, जो गांव में ट्यूशन देती थी। तीसरी पूनम, जो हाथों से अद्भुत कढ़ाई करती थी। चौथी गौरी, जिसे पेड़ पौधों का शौक था। और पांचवी नंदिनी, जो पुराने सामान से नए आइटम बनाने में माहिर थी। कई दिनों तक ससुराल की हालत देखकर 5 बहुओं ने एक दिन बरामदे में बैठकर ठान लिया, अब हम सब मिलकर इस घर को फिर से जिंदा करेंगे, कोई तो होगा रास्ता। बस यहीं से शुरू हुई 5 जुगाड़ू बहुओं की अनोखी, दिल छू लेने वाली रोजगार यात्रा। पंचायत चौपाल के टूटे फूटे हाल को देखकर किसी के मन में शिक्षा की कल्पना तक नहीं आ सकती थी। दीवारों पर पान की पीक, मकड़ियों के जाले और गंदगी का साम्राज्य था। पर जहां सबको अंधेरा नजर आता है, वहीं जुगाड़ू इंसान दीपक जलाने की सोचता है। कविता बहू सुबह जल्दी उठती। जब घर के बाकी सदस्य सो रहे होते, वो चुपचाप अपना कपड़ा और झाड़ू लेकर चौपाल जाती। 2 हफ्ते तक उसने उस चौपाल की काया पलट कर दी। फर्श पर पानी डालकर धोया, दीवारों को साफ किया और खुद हाथ से एक ब्लैकबोर्ड बनाया। गांव के बच्चों के लिए कुछ लकड़ी की पट्टियां इकट्ठी की और पुराने कपड़ों से उनके ऊपर बैठने के लिए गद्दियां बना दी। कविता ने अपनी कापियों से नए अक्षर लिखे और एक लकड़ी की छोटी पट्टी को घंटी के रूप में बांध दिया। नाम रखा ज्ञानदीप शिक्षालय। पहले दिन जब वो वहां बैठी, तो केवल 3 बच्चे आए, रामू, गुड्डी और शंभू। वे भी अपनी मां के कहने पर आए थे और खेलने का बहाना ढूंढ रहे थे। कविता ने उन्हें कहानियों के जरिए पढ़ाना शुरू किया। लालची कौवा, सच्चाई की जीत, प्यासी कौवे का प्रयोग। ऐसी नैतिक कहानियों ने बच्चों का मन जीत लिया। 3 दिन में 7, फिर 12 और एक सप्ताह में 18 बच्चे आ चुके थे। कुछ की माएं खुद उनके साथ बैठ जाती, यह देखने के लिए कि बहू क्या पढ़ा रही है। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। ठाकुर हरिप्रसाद की बहू ने तो कमाल कर दिया। रेखा बहू पहले शहर के स्कूल में हिंदी और गणित पढ़ाया करती थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल आने पर हालात ऐसे थे कि खुद की चप्पलें तक 2 बार सिलवानी पड़ती थी। मगर जुगाड़ू दिमाग ने हार नहीं मानी। गांव के कई बच्चों को शहर के स्कूल में भेजना माता पिता के लिए मुश्किल था। रेखा ने सबसे पहले गांव की बस्ती में जाकर एक छोटे पोस्टर छपवाया, रेखा बहू की ट्यूशन सेवा, कक्षा 1 से 8 तक, घर बैठे शिक्षा। रेखा ने अपना एक साइकिल जो शादी में मिला था, उसे चमकाया और घर घर जाकर बच्चों के माता पिता से बात की। वो बोली, बच्चा घर में पढ़ेगा, कोई खर्चा नहीं, हर दिन 2 घंटे, सिर्फ 100 रुपए महीने में। पहले तो लोग हंसे, गांव की बहू अब मास्टरनी बनेगी। मगर जब उसके पहले ट्यूशन स्टूडेंट चिंटू ने 3 हफ्ते में जोड़ घटाना सीख लिया, लोग चौंक गए। 1 महीने के अंदर रेखा के पास 6 बच्चे हो गए। वो सुबह सुबह 3 घरों में जाती और शाम को 3 बच्चों को अपने घर में पढ़ाती।
साइकिल पर एक टोकरी में वो स्लेट, चार्ट, रंगीन चित्र रखती और हर बच्चे को आकर्षित करने के लिए रंग-बिरंगे तरीके से पढ़ाती। हर शाम जब वो साइकिल से घर लौटती तो 5 रुपए की नमकीन लेकर आती। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और पूरे घर को खिलाती उसकी सास अब चुपचाप उसकी पीठ थपथपाती। अच्छा काम कर रही है बिटिया, समाज में इज्जत भी मिल रही है। सुनीता की शादी जब इस गरीब मगर आदर्शवादी परिवार में हुई तो ससुराल आते ही उसे एक बात समझ आ गई, यहाँ ना तो शौक चलता है ना ही शिकवे, बस चलती है तो जुगाड़ और श्रम की गाड़ी। सुनीता के मायके में उसकी माँ हमेशा घर पर ही मसाले पीस कर रखती थी। खड़ा धनिया, सौंफ, गरम मसाला, घर में पिसा हुआ हल्दी। सुनीता ने यहीं से प्रेरणा ली। हम भी कुछ करें, एक रात उसने अपने पति से कहा। करे तो क्या, यहाँ कौन खरीदेगा? पति ने सवाल उठाया। सुनीता मुस्कुरा दी। गांव की भाभियां सब्जी पकाने की शौकीन हैं, उन्हें सही स्वाद मिलेगा तो खुद चलकर आएंगी। अगले दिन सुनीता ने रेखा बहू और कविता बहू से मदद मांगी और गांव में 10 घरों से सूखे मसाले मांग लिए। कुछ ने यूं ही दे दिया, कुछ ने पुराने दाम पर। उसने अपने हाथों से सिलबट्टा साफ किया और गली में एक टेबल लगाकर मसाले पीसना शुरू किया। चटक रंग, गंध और उसकी मेहनत की चर्चा हवा की तरह फैल गई। बिना मिलावट के मसाले, बहू के हाथ से पिसे, यह नारा खुद गांव की औरतों ने बना दिया। पहले हफ्ते में 200 रुपए की कमाई हुई, दूसरे हफ्ते 600 की, तीसरे हफ्ते में उसने अलग अलग पैकेट्स बनाना शुरू कर दिया। लाल मिर्च 50 ग्राम 20 रुपए, गरम मसाला 25 ग्राम 15 रुपए और हर पैकेट पर एक स्टिकर। सुनीता बहू के हाथों से पिसा। गांव की एक बूढ़ी दादी तो बोली, बिटिया, तेरे मसाले में वही स्वाद है जो मेरी माँ के हाथों में था। इस बात ने सुनीता को आत्मविश्वास से भर दिया। अब वो खुद के हाथों से सिलबट्टे की जगह छोटी चक्की लगाने का सपना देखने लगी थी। पूनम बहू के पास न कोई डिग्री थी, न किसी कला का बड़ा हुनर, लेकिन उसमें था जुगाड़ का अमूल्य वरदान। एक दिन जब उसका देवर गर्मी से बेहाल होकर बोला, दीदी, बिजली तो है नहीं, पंखा चलाओ न, तब पूनम को कुछ सूझा। पूनम ने घर के पुराने एल्यूमिनियम के चद्दर, टूटा चारपाई का फ्रेम और चाय के खाली डिब्बे जोड़कर एक देसी सोलर ट्रे तैयार कर डाली। इस सोलर ट्रे में वह सब्जियां सुखाने लगी। आलू के पतले पतले चिप्स, भिंडी के टुकड़े, मेथी और हरी मिर्च, इन सूखी सब्जियों को वो बर्तन में पैक कर स्टिकर लगाकर बेचने लगी। धूप में सूखा, मशीन छुई नहीं। गांव की गृहिणियों के लिए यह वरदान बन गया। गर्मियों में जब सब्जी जल्दी खराब हो जाती थी, पूनम बहू के सूखे आलू, भिंडी, मेथी ने घर घर में रसोई की शोभा बढ़ा दी। एक दिन गांव का सरपंच खुद बोला, पूनम, तुम तो सौर ऊर्जा से व्यापार कर रही हो, सरकार को बताना चाहिए। पूनम मुस्कुराई। सरकार को बताने से पहले गांव वालों को बताना जरूरी था, और वो तो अब रोज ऑर्डर देते हैं। भावना बहू का सपना था अपना ब्यूटी पार्लर, पर जिस घर में गायों के लिए छप्पर नहीं था, वहां पार्लर की बात करना जैसे सपने में ताजमहल देखना। पर जुगाड़ू बहू हार कहाँ मानती है। भावना बहू ने गाय की गौशाला के एक खाली कोने को झाड़ पोंछ कर सजाया। एक छोटा सा शीशा, पुराने कपड़े से बना पर्दा और अपनी शादी में मिला ब्यूटी किट। बस पार्लर तैयार।
उसने गांव की लड़कियों को बुलाया। तैयारी का सीजन है, चलो तुम्हारे हाथों में। मेहंदी लगाते हैं, भौहें बनाते हैं, बाल सेट करते हैं। किसी को 10 रुपए में मेहंदी, किसी को 15 रुपए में फेस पैक। भावना के हाथों में जादू था। जल्द ही उसकी गौशाला ब्यूटी सर्विस पूरे गांव में छा गई। गांव की महिलाएं कहती, कहीं मत जाओ, भावना के पास जाओ। भावना की सास तो गर्व से कहती, मेरी बहू तो अब गायों की भी चहेती है, और औरतों की भी। अब पांचों बहुएं कविता, रेखा, सुनीता, पूनम और भावना ससुराल के आंगन में बैठीं और बोले, क्यों न सबको एकजुट करके बहु उद्योग समिति बनाई जाए। उस दिन पहली बार बहुओं ने मिलकर पूरे गांव की महिलाओं को बुलाया और अपने जुगाड़ू काम दिखाए। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने दुआ दी, और कई महिलाएं बोलीं, हमें भी सिखाओ। ससुर ने कहा, हमारे घर की बहुएं अब रसोई तक सीमित नहीं रहीं, अब तो समाज बदलेंगी। कविता बहू का मन हमेशा से कपड़ों और डिजाइन में लगा रहता था, उसकी आंखें कहीं भी जाए। पर्दे की फोल्डिंग, ब्लाउज की फिटिंग, कुर्ते की लंबाई जांच ही लेती थी। ससुराल आई तो मांगजी ने टूटी हुई सिलाई मशीन दिखाई, तेरी जेठानी की थी, अब कबाड़ी को देनी है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, कबाड़ी से पहले मुझसे पूछिए मांगजी। कविता ने पुराने तारों, पंखे की मोटर और ससुर के पुराने औजारों से मशीन को फिर से जिंदा किया। मशीन चलने लगी तो उसकी सुई ने ससुराल की किस्मत भी सिल दी। सबसे पहले उसने अपनी सास का पुराना साड़ी ब्लाउज नया डिजाइन में बदला, फिर देवर की फटी कमीज का स्टाइलिश जैकेट बना दिया। गांव की औरतें चौंकी, कविता बहू ने तो कमाल कर दिया। अब वो हर रविवार सिलाई कैंप लगाती। महिलाएं लाइन में खड़ी हो जाती, किसी को नया ब्लाउज, किसी को बच्चों की यूनिफॉर्म की मरम्मत। उसने अब कविता कलेक्शन नाम से एक दीवार पर 10 डिजाइन टांग दिए, हर डिजाइन के नीचे सिर्फ 50 रुपए में। कभी जो बहू खुद पुरानी साड़ी में घूमती थी, अब उसे देखकर औरतें कहते, कविता बहू, हमारा कुर्ता भी वैसा ही बनाना। अब पांचों बहुएं महीने के आखिर में बैठीं और हर बहू ने अपनी कमाई सासू मां के हाथ में रख दी। रेखा 850 रुपए, सुनीता 1320 रुपए, पूनम 770 रुपए, भावना 900 रुपए, कविता 1100 रुपए। सास की आंखों में आंसू थे, हाथ कांपते हुए उन रुपयों को छू रही थी। बेटियों, ये तो पहली बार है जब घर की बहुएं घर की लक्ष्मी बन गई। जो घर कभी अंधेरे में डूबा रहता था, अब वहां उजाला तुम्हारे काम से आ रहा है। फिर क्या था, घर में पहली बार गैस सिलेंडर आया, पहली बार पंखा टांगा गया, पहली बार बहुओं को उनकी मेहनत से चप्पलें और कपड़े मिले। अब गांव के प्रधान ने खुद पांचों बहुओं को बुलाया। इस साल मेला लगेगा गांव में, तुम लोग भी स्टॉल लगाओ। बहुएं चौंकी, हम? हाँ, तुम पांचों अब ससुराल की ही नहीं गांव की भी पहचान बन चुकी हो। प्रधान बोले। अब पांचों बहुओं ने मिलकर स्टॉल की योजना बनाई। रेखा की ट्यूशन वाली किताबें, सुनीता के मसाले, पूनम के सूखे आलू और भिंडी, भावना की मेहंदी और कविता की कुर्तियां। गांव का मेला जब शुरू हुआ तो लोगों की सबसे लंबी लाइन इन्हीं के स्टॉल पर थी। औरतें कह रही थी, इतना अच्छा काम, वो भी ससुराल में बैठकर। अब जिला स्तर से महिला संगठन वालों ने इन पांचों बहुओं को बुलाया। आप हमारे स्वरोजगार प्रेरणा सम्मेलन में आइए, अपनी कहानी सुनाइए। ससुर ने खुद बहुओं के लिए टोपी और गमछा पैक किया। बहुएं पहली बार ससुराल से बाहर पूरे जिले में जाने वाली थी। सम्मेलन में जब रेखा ने भाषण दिया
हम गरीब थे, लेकिन जुगाड़ और इरादे बड़े थे। तो तालियां गूंज उठी। उस दिन इन पांचों को सम्मानित किया गया और हर बहू को 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। अब बहुओं ने एक बड़ा सपना देखा। हमारा ससुराल अब गांव की औरतों का रोजगार केंद्र बनेगा। उन्होंने अपने आंगन में एक पुरानी रसोई को सेवा कक्ष बना दिया। वहां सुनीता की मसाला पीसने की चक्की, कविता की सिलाई मशीन, भावना की ब्यूटी किट, रेखा की ब्लैकबोर्ड और पूनम का सोलर स्टैंड रखा। गांव की महिलाएं आकर कुछ न कुछ सीखने लगी। बच्चियां भी आने लगी। सास बोली, हमारे घर का आंगन अब मंदिर बन गया, जहां औरतों का आत्मबल जागता है। अब पांचों नंदों की शादी की उम्र आ रही थी और सबसे बड़ी चिंता थी, कैसे होगा खर्च। पांचों बहुओं ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा। हम हर महीने कुछ पैसा बचाकर एक ननद निधि बनाएंगे। 5 महीनों में बहुओं ने 15,000 रुपए जमा कर दिए। जब सबसे बड़ी ननद की शादी हुई तो दहेज में सिलाई मशीन, मसाले की पैकिंग, ब्यूटी किट और किताबें दी गईं। लड़के वाले बोले, ये तो आधुनिक गृहिणी तैयार है। समय बीता और एक दिन मांझी बीमार हो गईं। उन्होंने पांचों बहुओं को पास बुलाया। बेटियों, जब तुम आई थी तो घर टूटा था, आज तुमने इसे बसा दिया। पांचों बहुएं रो रही थीं। मांझी बोली, मेरे बाद भी इस आंगन को मत सूखने देना, इसे और औरतों की उम्मीद का घर बनाना। मांझी की विदाई के बाद पांचों बहुएं उठीं और शपथ ली, हम इस ससुराल को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। यह घर अब हर औरत की प्रेरणा बनेगा। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।